सो स्टूडेंट, हम आ गए आप लोगों के सामने एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहला पूछा जाता है कि जड़ पौधे के किस भाग से विकसित होता है। जड़ पौधे के किस भाग से विकसित होता है। तो आपको बता दूं, जड़ जो पौधे के जिस भाग से विकसित होता है उसे कहते हैं मूलांकुर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा जाता है जड़ जो जड़ें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो जड़ें जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला जड़ होता है जो मूसला जड़ होता है, एवं दूसरा होता है अपस्थानिक जड़। पहला मूसला और सेकंड जो होता है अपस्थानिक जड़ होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि गाजर की जड़ किस आकार की होती है। तो गाजर की जो जड़ होती है वो शंकु आकार की होती है। किस आकार की होती है? शंकु आकार की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सलजम चुकंदर की जड़ किस आकार की होती है। तो सलजम और चुकंदर की जड़ जो होती है वो कुंभी रूपी होती है। क्या होती है? वो कौन से आकार की होती हैं? कुंभी रूपी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि मूली की जड़ किस आकार की होती है। जो मूली की जड़ होती है वो तर्क रूपी होती है। क्या होती है? तर्क रूपी आकार की होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है जो क्वेश्चन कि तना पौधे के किस भाग से विकसित होता है। तो तना जो होता है वो पौधे के प्रांकुर से निकलता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है पुष्प पौधे का कौन सा अंग होता है। तो बता दूं, पुष्प के बिना कुछ हो नहीं सकता, कोई फ्रूट लग नहीं सकते पेड़ पे। तो इसलिए पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। क्या होता है? जनन अंग होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि पुमंग किस प्रकार का जननांग है। तो पुमंग जो होता है वो नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आप। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि जायांग किस प्रकार का जननांग है। तो जायांग जो होता है मादा जननांग होता है और पुमंग जो होता है वो नर जननांग होता है। तो ये हमेशा पॉइंट याद रखे रहिएगा क्योंकि पेपर में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं। तो पुंकेसर में जो पाए जाते हैं वो परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है कि पौधे के किस भाग में अंडप होते हैं। तो पौधे के जायांग भाग में क्या होते हैं? अंडप होते हैं। किसमें? जायांग भाग में होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो जो परागण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपरागण, मतलब अपने से परागण हो जाए तो उसे स्वपरागण कहते हैं। पर परागण मतलब किसी के माध्यम से परागण हो तो उसे पर परागण। जैसे मक्खियाँ ये सब क्या करती हैं? पर परागण का कार्य करते हैं। और स्वपरागण मतलब खुद ही अपने अपने में ही स्वपरागण हो जाए, मतलब अपने में ही परागित हो जाए। अगला नेक्स्ट है आपका, फल का निर्माण कहाँ होता है। तो फल का निर्माण जो होता है अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि अमरूद केला किस प्रकार के फल होते हैं। तो आपको बता दूं, अमरूद केला जो होते हैं वो सरल फल होते हैं। क्या होते हैं? सरल फल होते हैं। पेपर में पूछे जा सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाता है? नेक्स्ट पूछा जाता है कि कटहल सहतूत किस प्रकार के फल है। तो जो कटहल और सहतूत है वो संग्रथित फल होता है। क्या होता है? संग्रथित फल होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है कि सेब किस प्रकार का फल होता है। तो सेब असत्य फल होता है। हमने हॉर्टिकल्चर में भी बताया था जब क्वेश्चन करा रहा था, और एग्रोनॉमी में भी क्वेश्चन बहुत सारे आए थे जिसमें मैंने कराया था। और बेसिक नॉलेज में भी क्वेश्चन हमने ये कराया था कि सेब किस प्रकार का फल है, और पेपर्स में भी पूछे जाते हैं। तो असत्य फल है। और हमने कटहल का भी बता दिया आपको, तो वो भी ध्यान दीजिएगा किस प्रकार का फल है। अगला, सेब का खाने योग्य भाग कौन सा, ये भी करवा चुका हूँ। तो सेब का खाने योग्य भाग जो होता है वो पुष्पासन होता है। ये दोबारा तिबारा करा रहा हूँ और एक बार पीछे भी मैंने करा दिया था इसे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो पुष्पासन होता है। कौन सा होता है? पुष्पासन होता है, जो कि नाशपाती का खाने योग्य भाग होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है पौधे की आयु की गणना कैसे की जाती है। तो ये लिखा है जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर। तो आपको बता दूं, देखो कैसे गिनी जाती है, ये आप बढ़िया से थोड़ा देख लीजिए, आपको समझ। देखिए ये पेड़ है, जब उसे काट लेते हैं, तने काट देते हैं
तो ऐसा हो जाता है। जब आप प्लांट पेड़ काट देंगे तो ऐसा गोला सा रहेगा, चिकना सा सतह रहती है। अब इसमें क्या होता है, गोला ऐसे ऐसे बना रहेगा, ऐसे 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 गोला बना रहेगा। तो इसी वलय, इसे क्या कहते हैं, वलय कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, वलय कहते हैं। वलय समझ लेना आप लोग, वलय कहते हैं। अब इसी वलय को वो लोग गिन लेते हैं और पता कर लेते हैं कि इसकी वार्षिक आयु कितनी है या इसकी आयु कितनी है, तो ये गिनकर पता कर लेते हैं। तो आप जान लीजिए ऐसे ही गिनते हैं। कभी भी नीम का पेड़ काटेंगे तो ऐसा ही रिंग बना होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि बताइए कि स्थलीय पौधे वायुमंडल से क्या प्राप्त करते हैं। जो स्थलीय पौधे होते हैं वो हमेशा वायुमंडल से जो प्राप्त करते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त करते हैं। अगला नेक्स्ट है, पत्तियों में हरे रंग का वर्णक क्या है। तो ध्यान दीजिए, अगर पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है तो वो क्लोरोफिल होती है, और क्लोरोफिल की मदद से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लोरोफिल के कितने घटक होते हैं। तो बता दूं, क्लोरोफिल के जो घटक होते हैं वो 4 होते हैं। चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जेंथोफिल होता है। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जेंथोफिल होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोफिल के केंद्र में किस तत्व का एक परमाणु होता है। तो आपको बता दूं, क्लोरोफिल के जो केंद्र में जो तत्व होते हैं उस तत्व का नाम होता है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोफिल प्रकाश में किन रंगों को ग्रहण करता है। तो क्लोरोफिल जो प्रकाश में जो किन रंगों को ग्रहण करता है, तो आपको बता दूं, बैगनी रंग को, और बैगनी नीला रंग को तथा लाल रंग को। बैगनी का भी और नीला को और लाल रंग को सबसे ज़्यादा क्या करता है, ग्रहण करता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। तो लाल रंग के प्रकाश में जो कि सबसे अधिक होती है और कम होती है बैगनी रंग के प्रकाश के लिए, वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। तो देखिए यहाँ लिखा है ना बैगनी रंग के प्रकाश में, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है अपचयन क्रिया तथा उपचयन तथा अपचयन क्रिया होती है। क्या होती है, उपचयन तथा अपचयन क्रिया होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का अपचयन किसके बनने में होता है। तो ऑक्सीजन के बनने में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का अपचयन कैसे होता है, वो ऑक्सीजन के बनने में होता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किसके निर्माण में होता है। तो ग्लूकोज के निर्माण में होता है। किसके, ग्लूकोज के निर्माण में होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितनी अवस्था में संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो 2 अवस्था में संपन्न होती है। पहले प्रकाश रासायनिक क्रिया और रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रकाश रासायनिक क्रिया का एक अन्य क्या, प्रकाश रासायनिक क्रिया का एक अन्य यहाँ पे क्या नाम है, अन्य नाम क्या है या क्या अन्य नाम है, ऐसे ही कुछ पूछा है। तो आपको बता दूं कि देखिए अन्य नाम क्या होता है, प्रकाश रासायनिक क्रिया का एक अन्य नाम क्या है। तो उसका एक अन्य नाम जो होता है वो हील क्रिया होती है। क्या होती है, हील क्रिया होती है। अगला, प्रकाश रासायनिक क्रिया में जल के आवंटन के फलस्वरूप क्या बनता है। तो आपको वो बता दूं, हाइड्रोजन आयन तथा ऑक्सीजन आयन बनता है। हाइड्रोजन आयन तथा ऑक्सीजन आयन बनता है। अगला, प्रकाश रासायनिक क्रिया में ऊर्जा के रूप में क्या निकलता है। तो प्रकाश रासायनिक क्रिया में ऊर्जा के रूप में जो निकलता है वो होता है ATP एंड NADPH होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में होता है। तो स्ट्रोमा में होता है। किस में होता है, स्ट्रोमा में होता है। तो स्टूडेंट, हमने आपको क्वेश्चन करा दिए बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कल आपका और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। मैंने कहा था ये
पार्ट 10 पार्ट में रहेंगे, मतलब 10 पार्ट में रहेंगे, तो आप वीडियो देखते रहिएगा और आपको समझ आता रहेगा। अब आपसे यही कहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो तभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना हम वीडियो डेली अपडेट करते हैं, आप डेली वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही अपना एजुकेशन करते रहें और अच्छी तैयारी करते रहें, जिससे आपकी BHU, UP कैडेट और ICR में एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाए।